नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का लेक्चर नंबर है 46 और अपनी जो बुक चल रही है वो है कोर डेटा। अब देखिएगा अपना जो टॉपिक चल रहा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हार्डमानिया, ये अपना टॉपिक चल रहा था। देखिएगा इसमें आपको बताया था कि अपने प्रत्येक भाग को अच्छे से समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेन भाग है वो है फेरिंक्स। मेन भाग कौन सा है? फेरिंक्स, जो श्वसन और पाचन दोनों से संबंधित होता है। और जो फेरिंक्स है वो एक बड़ी टोकरी नुमा संरचना होती है जिसके अंदर अनेक छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टिग्मेटा या गिल स्लिट्स कहा जाता है। फेरिंक्स आपको बताया था जो एट्रियल कैविटी है उसके अंदर स्थित रहती है, यानी फेरिंक्स के बाहर की ओर एट्रियल कैविटी स्थित होती है। अब आपको बताया था कि जो फेरिंक्स होती है उसके अंदर दो विशेष संरचनाएं होती है। एक तो उसके छत्र भाग में होती है क्या? डोर्सल लैमिना, और एक उसके फर्श पर एंडोस्टाइल, जो कि वर्टिब्रेट की थायराइड ग्लैंड के समकक्ष या समजात अंग होता है। आज अपने इन दोनों की बात करेंगे कि ये दोनों, इनकी स्थिति कहाँ होती है और कहाँ ये इनकी संरचना कैसी होती है, इनका क्या क्या कार्य है। तो देखिएगा कि अपने बात कर रहे थे फेरिंक्स इस तरह से बनाई थी। इस फेरिंक्स के इस एरिया में ये प्री ब्रैंकियल जोन है। अगर आपको थोड़ा ध्यान है तो ये कल हमने बनाया था प्री ब्रैंकियल जोन, और ये क्या है? पूरी फेरिंक्स होती है, आपको बताया था। ये क्या है? इसकी फेरेंजियल सैक, बास्केट कह सकते हैं या फेरिंक्स कह सकते हैं। तो इसके इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है यहाँ इसकी ये भाग कहलाता है डोर्सल लैमिना। क्या कहलाता है? डोर्सल लैमिना। और ये जो एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ ओइसोफेगस होती है। यहाँ क्या होती है? ओइसोफेगस। और ये भाग जो है फर्स्ट जो है ये क्या कहलाती है? एंडोस्टाइल। क्या कहलाती है? ये एंडोस्टाइल। तो दोनों भाग आ गए, डोर्सल लैमिना और साथ में क्या है? एंडोस्टाइल। तो फेरिंक्स का जो छत है उसको डोर्सल लैमिना कहा जाता है, या छत में डोर्सल लैमिना स्थित होती है, और जो फर्श है उसको क्या कहा जाता है? एंडोस्टाइल। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं डोर्सल लैमिना की। तो डोर्सल लैमिना जो आपको संरचना दिख रही है ये लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी पतले पल्लोनुमा संरचना होती है, जो कि फेरिंक्स या ब्रैंकियल जो सैक या ब्रैंकियल बास्केट जो होती है उसके फर्श छत में पाई जाती है। ये आपको मैंने भी बताया। और ये जो अपने बात की थी यहाँ से लेकर के ये एरिया कौन सा है? पेरीफेरेंजियल बैंड जो था, आपने अगर याद है तो दो तरह के मतलब प्री ब्रैंकियल जोन के अंदर पेरीफेरेंजियल बैंड पाया जाता है। तो पेरीफेरेंजियल बैंड से लेकर के कहाँ तक फैली होती है? ओइसोफेगस तक। कौन? डोर्सल लैमिना। दिख रही है आपको ये प्री ब्रैंकियल जोन का। यहाँ पर क्या होता है? फेरेंजियल बैंड होता है। फेरेंजियल बैंड यहाँ से शुरू होकर के डोर्सल लैमिना ओइसोफेगस तक फैली रहती है। और कहाँ पर है? छत भाग में पाई जाती है। इसकी लंबाई होती है 1 से 1.5 सेंटीमीटर। और अपने इसकी तुलना थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, अपने शादी के अंदर जो गाँवों के अंदर फरियाँ सी लटकाते हैं उस तरह की संरचना होती हैं, जो कलरफुल फरी सी लटकाते हैं शादियों के अंदर, वैसे सी संरचना होती है किसकी? डोर्सल लैमिना की। तो ये देखिएगा डोर्सल लैमिना आपको दिख रही है। ये रही डोर्सल लैमिना का ये जो बेस है, बेस यानी आधार भाग है, जो कि छत से चिपका हुआ रहता है। यानी इसकी जो फेरिंक्स है इससे चिपका हुआ रहता है इसका आधार भाग ये।
और उस आधार भाग से इस तरह से लैंग्वेज यानी जीविकाएँ क्या होती हैं, लटकी हुई रहती हैं। इनकी संख्या लगभग 20 से 30 होती हैं। क्या होती हैं? लगभग 20 से 30 जीविकाएँ होती हैं। और ये जो जीविकाएँ हैं ये एक ऐसे क्रम में हैं, चूँकि मैंने बताया ना इस जगह होती है, यहाँ पर इस जगह पूरी दूरी के अंदर, यानी फेरेंजियल बैंड है वहाँ से लेकर के ओइसोफेगस तक होती हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है? 20 से 30 होती है, लटकी हुई होती हैं। अब यदि हम एक लैंग्वेज इन सेक्शन, अब यदि इन जीविका को या लैंग्वेज को इस तरह से 20 से 30 होती है, अब अपने एक को काट लें या एक का सेक्शन ले लें तो अपने को इस प्रकार की दिखाई देती है। ये बेस हो गया इसका। बेस के अंदर ये आपको खाली स्थान दिख रहे हैं, इनको कहा जाता है ब्लड साइनस। ये क्या है? सारे ब्लड साइनस यानी रक्त कोटर, जो रक्त की क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं इस एरिया के अंदर। उसके बाद में यदि हम देखें तो एक लैंग्वेज सेक्शन में हमें दिख रही है कि सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा बनी होती है। किससे बनी होती है? सीलिएटेड यानी पक्षमाभियुक्त उत्तक कह दो या पक्षमाभियुक्त कोशिका कह दो, उसके द्वारा क्या होती है? बनी हुई होती है। अपने को दिख रही है ना सीलिएटेड। अब ये सारी सारी एपिथेलियल सेल्स होती हैं। ये सारी सारी क्या होती है? इसकी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, न्यूक्लिएटेड होती हैं। और इनके ऊपर क्या लगे होते हैं? छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं। अब देखिएगा खुद भी जीव की तरह होती है, नीचे की लटकी हुई होती हैं और साथ में इनके ऊपर सीलिया पाए जाते हैं, जिससे इनका क्या क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और साथ में जो ये कार्य करती है उसमें इन सीलिया की सहायता से मदद या सहायता मिलती है। अब देखिएगा यहाँ एक कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है और बीच में से ब्लड साइनस बीच में भी पाए जाते हैं। तो ये एरिया, अब देखिएगा ये एरिया कौन सा होता है? ये तो यहाँ पर चिपका हुआ होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर चिपका हुआ होता है। कौन सा भाग? बेस ऑफ डोर्सल लैमिना। तो यहाँ पर क्या होता है? चिपका हुआ होता है। और ये जो है लैंग्वेज वो इस तरह से क्या होती है? लटकी हुई होती है। इस तरह से क्या होती है? लटकी हुई होती है। क्या होती है? लटकी हुई होती है। कौन? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो है पूरी दूरी के अंदर क्या है? लटकी हुई होती है, जबकि जो डोर्सल इसका बेस है वो क्या है? इसके छत से चिपका हुआ रहता है। अब क्या है? इसके ऊपर सीलिया भी पाए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? देखिएगा आप कि जैसे भोजन यहाँ आएगा जल के साथ, यहाँ आता है, तो यहाँ जब आता है तो फेरिंक्स के अंदर भोजन क्या है? चारों तरफ बिखर जाएगा। बिखरने के बाद में जल तो इन स्टिग्मेटा से होते हुए एट्रियल कैविटी में आ जाता है और एट्रियल कैविटी से होते हुए साइफन से क्या निकाल दिया जाता है? बाहर। अब जो भोजन है वो अंदर ही रुक जाता है। और रुकने का कारण क्या है? क्योंकि जो सीलिया है, जो स्टिग्मेटा होते हैं या गिल स्लिट्स होते हैं, उनकी दीवारों में भी क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं, जो भोजन को अंदर ही रोके रखते हैं। किसमें? फेरिंक्स में। अब फेरिंक्स टोकरीनुमा संरचना होती है, उसमें भोजन चारों तरफ बिखरा हुआ होता है। तो अब क्या होगा कि जो भोजन चारों तरफ बिखरा हुआ है उस भोजन को ओइसोफेगस तक पहुँचाना है, क्योंकि भोजन का पाचन ओइसोफेगस के बाद में कौन करता है? स्टमक और इंटेस्टाइन करती है। तो क्या होगा कि ओइसोफेगस में जाना है भोजन, भोजन बिखरा हुआ इस फेरिंक्स के अंदर है। तो ये जो लैंग्वेज हैं या जो डोर्सल लैमिना के जो लैंग्वेज हैं, जिनकी संख्या 20 से 30 होती है और यहाँ तक की लंबाई 1 से 1.5 सेंटीमीटर होती है, तो होता क्या है कि जो भोजन बिखरा हुआ है उसके लिए एक प्रनाला यानी एक नाले की तरह कार्य करते हुए मूवमेंट करते रहेंगे लैंग्वेज, और यानी जीविका मूवमेंट करते रहेंगे, सीलिया भी मूवमेंट करेंगे। करने से क्या होगा? जो भोजन है वो कहाँ खिसकता जाता है? ओइसोफेगस की ओर खिसकता जाता है। तो ये क्या है? इसका डोर्सल लैमिना का फायदा है। तो डोर्सल लैमिना एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि जो फेरिंक्स के अंदर बिखरा हुआ भोजन होता है उसको एक निश्चित मार्ग प्रदान करते हुए ओइसोफेगस तक भेजने का कार्य करते हैं, जिसके अंदर इसकी ये जीविकाएँ इन लैंग्वेज और साथ में सीलिया क्या है? उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये तो है इसका डोर्सल लैमिना। दूसरा भाग क्या है इसका? एंडोस्टाइल। अब यदि हम एंडोस्टाइल की यदि हम बात करें तो एंडोस्टाइल जो है ये अपने को दिख रहा है कि इसका जो फर्श होता है, फेरिंक्स का जो फर्श होता है, उसके अंदर क्या पाई जाती है? एंडोस्टाइल पाई जाती है। एंडोस्टाइल जो होती है ये कहाँ से कहाँ तक होती है? आपको पता ही है, पेरीफेरेंजियल बैंड से होती है। ये भी फर्स्ट भाग में ओइसोफेगस तक क्या होती है? फैली हुई होती है। और ओइसोफेगस पर जाकर के ये क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। और इसके अंदर जो एंडोस्टाइल होती है, इसकी जो दीवार होती है उसके अंदर क्या होते हैं? फोल्ड पाए जाते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर साथ में क्या होते हैं? सीलिया होते हैं।
सीलिया जो होते हैं ये म्यूकस ग्लैंड युक्त होते हैं, यानी इनकी सीलिया के साथ साथ यहाँ पर शरीर के अंदर क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्लैंड भी पाई जाती है। और एंडोस्टेल जो है इसकी यदि हम संरचना की बात करें तो संरचना अपने को इस प्रकार से दिखेगी, यानी अपने इसका सेक्शन लिया है, ये जो एरिया है ना ये अपना, तो पेरीफेरेंजियल बैंड जो वहाँ से शुरू होकर के ये फर्श भाग में कहाँ तक फैली रहती है, ओइसोफेगस तक फैली रहती है। तो ओइसोफेगस तक ये क्या है, इसकी एंडोस्टेल। अब एंडोस्टेल को यदि हम देखें इसमें तो देखिएगा ये सेक्शन आ गया एंडोस्टेल का। अब सेक्शन की यदि हम बात करें तो बाहर ये फोल्ड, मैंने बोला ना इसके एंडोस्टेल की दीवार में फोल्ड होते हैं, अनुदैर्ध्य रेवलन आपको दिख रहे हैं, ये अनुदैर्ध्य रेवलन। और इसके अंदर क्या होते हैं कि एंडोस्टेल वास्तव में क्या फर्श भाग के अंदर पाई जाने वाली एक खांच है, और साथ में उसके अंदर क्या होते हैं, खांच के साथ साथ इसके सीलिया लगे होते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या है कि ये फोल्ड है इसके अंदर दीवार में, और ये यहाँ खांच है, ग्रूव है, ग्रूव के अंदर क्या है, लंबे सीलिया हैं। साथ में यहाँ पर ये सीलिएटेड एपिथेलियम होती है बीच बीच में, देखो यहाँ सीलिया लगे हैं एपिथेलियम के अंदर। और कुछ एपिथेलियम ऐसी होती है जो ग्लैंडुलर होती है, ग्लैंडुलर का मतलब जो म्यूकस का क्या करती है, स्त्राव करती है। अब देखिएगा तो ये इसकी दीवार जिसमें अनुदैर्ध्य रेवलन हो गए, ये सारी सीलिएटेड न होकर के बीच में सीलिएटेड है, एपिथेलियम सेल से बनी होती है पूरी दीवार इसकी। एपिथेलियम सेल के अंदर बीच में सीलिया लगे होते हैं तो वो सीलिएटेड कहलाएगी, और बीच में क्या होती हैं, ग्रंथि होती है, तो यानी क्योंकि म्यूकस ग्लैंड का स्त्राव करने वाली ग्रंथियाँ भी पाई जाती है। इसलिए ये अब फायदा क्या है इसका कि सीलिया तो भोजन के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं, और जो ग्लैंड्स होती हैं जो कि म्यूकस का स्त्राव करती है, वो म्यूकस या श्लेष्मा क्या होता है, भोजन को चिपका करके उनके गठर बना देता है, भोजन को चिपका करके उनके क्या बना देता है, गठर बना देता है। तो जैसा काम डोर्सल लैमिना का है वैसा सा इसी का काम है कि उसने डोर्सल लैमिना ने तो क्या किया था, जो छत भाग में और साइडों के अंदर जो भोजन चिपका हुआ था उसको इकट्ठा करके ओएसोफेगस की ओर खिसकाया। यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन फर्श पर पड़ा है और जो नीचे की ओर की साइड की दीवारें वहाँ पर जो चिपका हुआ है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, भोजन को ये श्लेष्मा ग्रंथियाँ श्लेष्मा का स्त्राव करेंगी, तो उससे क्या है कि भोजन छोटे छोटे गठर बना लेता है। गठर का मतलब इस श्लेष्मा की वजह से भोजन के कण आपस में चिपक जाते हैं, चिपकने से छोटे छोटे गठर नुमा संरचनाएं, छोटे छोटे गोलिकाएं बन जाती हैं या गठर बन जाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो बड़े सीलिया और ये छोटे सीलिया मूवमेंट जब करते हैं तो मूवमेंट करते करते उस भोजन को कहाँ खिसका देते हैं, ओएसोफेगस तक खिसकाते हैं। तो भोजन ओएसोफेगस तक चला जाएगा, और भोजन जब ओएसोफेगस तक जाता है तो आगे फिर ओएसोफेगस उसको स्टमक की ओर भेज देती है, और स्टमक में इसका क्या पाचन होता है, क्योंकि वहाँ पर लीवर भी पाया जाता है, और साथ में जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो अग्नाशय की तरह क्या करती है, कार्य करती है, वो भी वहाँ पर पाई जाती है, जिसको अपने कहते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। तो पाइलोरिक ग्लैंड और जो लीवर है दोनों ही कहाँ खुलते हैं, इसमें अमाशय के अंदर खुलते हैं। और जो लीवर है इसके द्वारा क्या होता है कि एमाइलेज प्रोटीज और लाइपेज एंजाइम होते हैं, और साथ में ये वसा का क्या करते हैं, पाइशीकरण भी करते हैं। और जो पाइलोरिक ग्लैंड है ये जो है अग्नाशय की तरह कार्य करती है, और साथ में थोड़ा बहुत उत्सर्जन की तरह भी क्या करती है, इसके अंदर कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, भोजन जो है उसका पाचन कहाँ होता है, फिर अमाशय के अंदर होता है। अब देखिएगा जो डोर्सल लैमिना है और जो एंडोस्टाइल है, इन दोनों का अपना जो ये कार्य है ये समझ में आ गया होगा, इनकी स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई होगी। और एंडोस्टाइल जो होती है इसके अंदर साथ में क्या है, साइड के अंदर ये कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड साइनसेस होते हैं। तो मेन जो बात है इसके अंदर एपिथेलियम सेल है जो सीलिएटेड है, और साथ में क्या ग्लैंडुलर भी होती है। अब स्टूडेंट अपने इसकी बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है इसकी फेरिंग्स की विशेषता, जिसको भी अपने यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो फेरिंग्स होती है, इसकी फेरिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया था गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। और साथ में जो गिल स्लिट होते हैं उनके बीच में ट्रांसवर्स और क्या लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है, जो क्या काम करती है कि श्वसन में क्या होती है, सहायक होती है। क्योंकि गिल स्लिट्स जो है वो भोजन सीलिएटेड होते हैं, तो सीलिएटेड होने से जो भोजन है वो तो अंदर रुक जाता है, और जो ट्रांसवर्स और जो अपने लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती है, श्वसन में सहायक होती है। तो अब अपने जो इसकी बात करने जा रहे हैं, किसकी बात करें, इसकी जो साइड की दीवार है फेरिंग्स की, जो अपने कह सकते हैं कि
जो लेटरल जो पार्ट है उसकी बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टिग्मेटा भी होते हैं और ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। कौन कौन सी? लॉन्गिट्यूडिनल और साथ में कौन सी? ट्रांसवर्स। दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है इसके अंदर? ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो उनको अपने थोड़ा सा विद डायग्राम अपने यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, ये है लेटरल व्यू ऑफ फेरिंग्स। लेटरल व्यू ऑफ फेरिंग्स, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
तो इसके अंदर क्या है कि ये अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य और ये कौन सी है, अनुप्रस्थ ब्लड वेसल्स का जाल पाया जाता है पूरी किसके अंदर, फेरिंक्स के अंदर। क्योंकि इसकी फेरिंक्स मैंने बताया था श्वसन का भी काम करती है और भोजन यानी पाचन से संबंधित भी। क्योंकि फेरिंक्स का वैसे मतलब अगर देखा जाए तो पाचन से संबंधित है। जैसे आप मनुष्य के संदर्भ में देखो कि हमारे जो थ्रोट वाले भाग के अंदर छोटा सा भाग होता है फेरिंक्स, जो आगे वैसे देखा जाए तो फेरिंक्स के अंदर हमारे अंदर दो छिद्र होते हैं, गुलेट और ग्लोटिस। और गुलेट और ग्लोटिस फेरिंक्स के अंदर स्थित होते हैं, जो दोनों ही प्रकार की क्रियाओं को करने के लिए गुलेट जो है आगे किस में खुलता है, भोजन नली में, ओएसोफेगस में खुलता है। ग्लोटिस आई किस में खुलता है, श्वास नली। ग्लोटिस जो है वो आगे किस में खुलता है, भोजन नली में खुलता है। और जो गुलेट है वो किसका है, श्वास नली का छिद्र होता है। तो ऐसा आपने पढ़ा है कि फेरिंक्स के अंदर कौन से दो छिद्र होते हैं अपने, मनुष्य के अंदर आपने पढ़ा है ना, फेरिंक्स के अंदर दो छिद्र होते हैं, गुलेट और ग्लोटिस। ग्लोटिस श्वास नली का छिद्र होता है, श्वास नली खुलती है ये रही, और ये जो है वो ओएसोफेगस खुलती है इसमें, आपने पढ़ा है ऐसा। तो और ये हमारा वाक्य कहलाता है फेरिंक्स, याद है तो अगर आपको थोड़ा सा। तो फेरिंक्स जो है अपने अंदर भी क्या कर रही है, दोनों से संबंधित क्रियाओं को संपन्न कर रही है। ग्लोटिस श्वास नली का छिद्र होता है जो आगे श्वास नली ट्रेकिया में खुलता है, और जो अपनी फेरिंक्स के अंदर गुलेट जो छिद्र होता है वो किसमें काम आता है, आगे ओएसोफेगस में खुलता है जो भोजन नली का छिद्र होता है। तो ठीक ऐसा सही काम यहाँ पर है, पर यहाँ पर थोड़ा अलग प्रकार से है हर्डमानिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है देखिएगा कि जो इसकी दीवार का हमने सेक्शन लिया, लैटरल व्यू ऑफ फेरिंक्स विद स्टिग्मेटा एंड ब्लड वेसल्स, विद स्टिग्मेटा एंड ब्लड वेसल्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये लॉन्गिट्यूडिनल और ये ट्रांसवर्स ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनके नाम है इंटरनल लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। ये स्टिग्मेटा हैं, गिल छिद्र या गिल स्लिट्स जिनको कहा जाता है। ये इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स हैं, ये जो बीच बीच में है ये कौन सी है, इंटरस्टिग्मेटिक वेसल्स है। और ये कौन सी है, इंट्रास्टिग्मेटिक वेसल्स होती हैं। तो इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स का एक जाल पाया जाता है जो कि लॉन्गिट्यूडिनल भी होता है और यानी अनुप्रस्थ भी होता है, और कौन सा होता है, अनुदैर्ध्य भी होता है। अब इसके अंदर देखिएगा कि जैसे ही भोजन जल कहाँ आता है, फेरिंक्स के अंदर आता है, तो होता क्या है कि नज़दीक की जो दो अपने कह सकते हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, उनके बीच में 5 क्या पाए जाते हैं, स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं नज़दीक की ये दो ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच में 5 हैं। नज़दीक की ये दो ब्लड वेसल्स हैं, इनके बीच में कितने 5-5 स्टिग्मेटा पाए जाते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही जल इस फेरिंक्स के स्टिग्मेटा से जब बाहर निकलता है, कहाँ पर, एट्रियल कैविटी में, तो उस समय क्या होता है कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। तो उस समय विषण के नियम के द्वारा जो जल बाहर निकल रहा है स्टिग्मेटा से एट्रियल कैविटी में, उस समय गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, यानी गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड वेसल्स हैं और जो स्टिग्मेटा है वो जो बाहर निकलते हुए जल है उसके साथ गैसों का क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। ऑक्सीजन ले ली जाती है और CO2 छोड़ दी जाती है, और वो जल जो है अशुद्ध हो जाता है। वो जल यूँ कह सकते हैं अशुद्ध का मतलब उसमें CO2 होती है, वो जल फिर एट्रियल कैविटी में जो एट्रियल साइफिन से होते हुए एट्रियल पोर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी फेरिंक्स की भी क्या है, विशेषता है। तो अब अपने कल इसका फेरिंक्स का अपने सीलिया देखेंगे जो स्टिग्मेटा के अंदर, तो कल इसका सेक्शन भी देखेंगे लैटरल व्यू का, कि फेरिंक्स का जो लैटरल व्यू उसका किस प्रकार से उसमें सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स पाई जाती हैं सीलिया के अंदर। थैंक यू।